हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का जो सिलसिला है उसके अंतर्गत अगर किसी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनकी क्लास आज लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे प्रश्न है वो करते हैं और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और इसके जो क्वेश्चन है इनको नोट कर लें ताकि जब भी रिवाइज करो तो आसानी से दोबारा प्रश्नों को रिवाइज कर सको। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इसकी पीडीएफ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके हम सारे प्रश्न आज वन बाय वन करेंगे कि जब एक नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनको आज हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है। तो आंसर लिखा है जब वर्तमान साझेदार संलेख या समझौते में परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन परिस्थिति में हो सकता है? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब साझेदार की सेवानिवृत्ति हो जाती है यानी रिटायरमेंट हो जाता है, जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इनमें से किसी भी स्थिति में साझेदारी फर्म का जो संलेख है, समझौता है, अनुबंध है, उसमें परिवर्तन होता है और वो कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या समायोजन किया जाता है। अब मान लेते हैं कि ए और बी दो साझेदार हैं, सी नया साझेदार प्रवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में सी के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में क्या क्या समायोजन किए जाएंगे वो देखो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाएगा, यानी जो भी नया साझेदार प्रवेश करता है उसके बाद में उसका नया लाभ विभाजन अनुपात निकालते हैं। दूसरा त्याग अनुपात, कि जो पुराने साझेदार है वो किस अनुपात में त्याग करेंगे नए साझेदार के पक्ष में। तीसरा ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, जो साझेदार नया साझेदार ख्याति लेके आएगा उसका किस प्रकार से लेखांकन करेंगे, जो पुस्तकों में विद्यमान ख्याति है उसका किस प्रकार से लेखांकन करेंगे। चौथा अवितरित लाभों संचयों हानियों का वितरण, कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में जो भी लाभ संचय या हानि जो भी है उसका वितरण किस प्रकार से करेंगे। पांचवा संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, दायित्व का पुनर्निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उनसे होने वाली लाभ हानि को बांटने के लिए कौन सा खाता बनाया जाएगा, ये होता है। और छठा होता है पूंजी का समायोजन। ये 6 प्रकार के समायोजन किसी भी साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में किए जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है कि नया साझेदार संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे क्या कहते हैं। जो साझेदार संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो भी राशि लाता है उसे क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? पूंजी। चौथा प्रश्न है कि नया साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे क्या कहते हैं। तो साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे कहेंगे ख्याति, गुडविल कहेंगे। क्या कहेंगे? ख्याति। पांचवा प्रश्न है फर्म में नया साझेदार किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो देखिए हमने बात की कि ए और बी दो साझेदार हैं और उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। तो सी नया साझेदार जब भी बनेगा जब ए और बी सहमत होंगे। तो जाहिर सी बात है पुराने साझेदार अगर सहमत होंगे तो नया साझेदार बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है सभी साझेदारों की सहमति से। तो सभी पुराने साझेदारों की सहमति से या सभी साझेदारों की सहमति से। प्रश्न संख्या 6, ख्याति क्या है। तो ख्याति अदृश्य व या अमूर्त संपत्ति होती है और ख्याति का 2 प्रकार पुस्तकों में बताया गया है। एक तो स्वअर्जित ख्याति होती है और एक क्रय की गई ख्याति होती है। और स्वभाव के अनुसार भी ख्याति 3 प्रकार की है पुस्तकों के अनुसार। कौन कौन सी? व्यक्तिगत ख्याति जिसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, संस्थागत ख्याति जिसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं और आकस्मिक ख्याति जिसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। तो ये ख्याति के स्वभाव के अनुसार प्रकार है और वैसे ख्याति 2 प्रकार की होती है, स्वअर्जित ख्याति और क्रय की गई ख्याति। 7वां प्रश्न है वो कहता है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे। देखिए जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वो नया साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लाएगा? ख्याति लाएगा। अब जाहिर सी बात है कि नए साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति ला रहा है, तो नए साझेदार को जो भी लाभ मिलेगा वो कौन देगा? पुराने साझेदार देंगे। तो पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभ का त्याग करेंगे
उसी अनुपात में उस साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को आपस में बांटेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? त्याग के अनुपात में। ठीक है। 8वां प्रश्न है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों में बांटने की क्या प्रविष्टि होती है? देखिए, नया साझेदार है वो ख्याति नगद भी ला सकता है, और नगद नहीं लेके आता है तो नए साझेदार का चालू खाता करंट अकाउंट खोलकर हम ख्याति का क्या करते हैं? लेखांकन करते हैं। ये आगे प्रश्न आएगा तब हम बात करेंगे इस पर। तो इसमें पूछा गया है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को बांटने की क्या प्रविष्टि होगी? तो हमने ऊपर पढ़ा कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति है वो त्याग के अनुपात में बढ़ती है। तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी त्याग करने वाले साझेदारों को क्रेडिट करेंगे। अगर दोनों साझेदारों ने त्याग किया तो दोनों को क्रेडिट करेंगे, और एक साझेदार ने त्याग किया तो एक को क्रेडिट करेंगे, और त्याग के अनुपात में करेंगे। ठीक है। 9वां प्रश्न है, नए लाभ विभाजन अनुपात का सूत्र बताइए। देखिए, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार उसके पक्ष में अपने लाभों का त्याग करते हैं। तो नया अनुपात कैसे निकलेगा? पुराने अनुपात में से त्याग अनुपात घटा देते हैं तो नया अनुपात निकल जाता है। 10वां प्रश्न है, त्याग अनुपात का सूत्र बताइए। तो त्याग अनुपात कैसे निकलेगा? पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दो, आ जाएगा त्याग का अनुपात। 11 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है तो ख्याति का लेखांकन कैसे करेंगे? ऊपर हमने अभी बात की थी कि साझेदार ख्याति नगद लेके आता है तो उसका तो हम सीधा क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने के बांट देंगे। लेकिन अगर कोई साझेदार ख्याति नगद लेके नहीं आता है तो उस ख्याति के लिए क्या लेखांकन करेंगे? तो नए साझेदार का चालू खाता करंट अकाउंट खोलकर उसका लेखांकन करेंगे। मान लेते हैं कि सी है वो अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है, और ए और बी पुराने साझेदार है जो दोनों त्याग करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रविष्टि बनेगी? यहाँ पर प्रविष्टि बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल, त्याग के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है। और 12वां प्रश्न है वो क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुस्तकों में विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने की क्या प्रविष्टि होगी? देखिए, ए और बी जब दो साझेदार है और सी नया साझेदार प्रवेश करता है तो विद्यमान ख्याति पर पुराने साझेदारों का ही हक होगा। क्यों? क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश के समय जो भी विद्यमान ख्याति है वो पुराने साझेदारों द्वारा ही अर्जित है, तो वो पुराने साझेदारों में बंटेगी और पुराने लाभ वाले अनुपात में बंटेगी। तो इसके लिए प्रविष्टि क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी पुराने साझेदारों में बंटेगी किस अनुपात में? पुराने लाभ वाले अनुपात में। 13वां प्रश्न कहता है, अधिलाभ विधि से ख्याति का सूत्र बताइए। यदि अधिलाभ विधि, इसे सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं, इसमें ख्याति का सूत्र होता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय किए गए वर्षों की संख्या। देखिए, अधिलाभ हमें निकालना पड़ेगा और क्रय किए गए वर्षों की संख्या पुस्तक में प्रश्न में दी गई होगी। जितने वर्षों के क्रय के आधार पर हमें ख्याति की गणना है उतने से हम गुणा कर लेंगे लाभ। अगला प्रश्न है, अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ होगा वो प्रश्न में दिया गया होगा, सामान्य लाभ हमें निकालना पड़ेगा। तो सामान्य लाभ का 15वां प्रश्न है, सामान्य लाभ ज्ञात कैसे करते हैं, इसका सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र बनता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर। यानी सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे? विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर। इसको विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा करेंगे तो सामान्य लाभ आ जाएगा, और सामान्य लाभ को औसत लाभ में से घटाएंगे तब क्या आएगा? अधिलाभ आएगा। ठीक है। फिर अधिलाभ को क्रय गई वर्षों से संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? ख्याति आ जाएगी। 16वां प्रश्न कहता है, नए साझेदार के प्रवेश पर संचित लाभ, संचय व हानियों को किस अनुपात में बांटते हैं? अब एक बात कर लेते हैं पुनः कि ए और बी दो साझेदार थे, सी को प्रवेश देते हैं। तो सी के प्रवेश के समय पुस्तकों में जो भी संचित लाभ, संचय, हानि, जो भी कंडीशन है पुस्तकों में वो किस में बंटेगी? भाई कि पुराने लाभ, संचय, हानि जो भी है उस पर हक होगा पुराने साझेदार होगा। अगर पुराना लाभ संचय तो पुराने साझेदार बांटेंगे, और हानि है तो पुराने साझेदार वहन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नए साझेदार के प्रवेश पर जो भी संचित लाभ, हानि जो भी है वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बंटेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में 17वां सवाल है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुस्तकों में दिए गए सामान्य संचयों को बांटने की क्या प्रविष्टि होगी? तो पुस्तकों में जो भी सामान्य संचय दिया गया उसको बांटने की प्रविष्टि होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
वो ओल्ड पार्टनर्स जो भी हैं उनमें सभी में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में हम बांट देंगे। ठीक है। 18वां प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि खाते के नाम से इसको बांटने के लिए क्या प्रविष्टि होगी। देखिए, साझेदार के प्रवेश पर जो भी लाभ हानि खाते का नाम शेष है, नाम शेष का मतलब क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि। हानि यानी लॉस है। तो लॉस को जब बांटेंगे तो आपको पता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे लॉसेज आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट और रिजर्व है उनको साझेदारों में बांटा जाता है। तो जब हानि को बांटने की प्रविष्टि आती है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। यानी लाभ को जब बांटेंगे तो लाभ तो सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और हानि को बांटेंगे तो हानि क्या होगी, क्रेडिट होगी। 19वां प्रश्न कहता है कि संपत्तियों के दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि पर कौन सा खाता बनाया जाता है। देखिए, ए और बी दो साझेदार है, सी साझेदार प्रवेश करता है, तो सी के प्रवेश के समय ए और बी की जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और पुनर्मूल्यांकन में जो भी कमी या वृद्धि होगी मूल्यों में, उस कमी वृद्धि का जो लाभ और हानि होगा उसको बांटने के लिए खाता बनाया जाता है, जिसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो भी होने वाली कमी या वृद्धि है उसको लिखा जाता है, और फिर उसमें होने वाले लाभ और हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात, पुराने साझेदार कौन है, ए और बी है, तो ए और बी में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। 20वां प्रश्न कहता है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है। तो ऐसा कोई भी खाता जिसमें लाभ हानि को बांटा जाता है वो सारे खाते किस प्रकृति के होते हैं, नाम मात्र प्रकृति के खाते होते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो कहता है, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि किस खाते में स्थानांतरित की जाती है। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हो या हानि हो वो साझेदारों में बढ़ता है, पुराने साझेदारों में बढ़ता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि साझेदार पूंजी खाते में स्थानांतरित होता है, और साझेदार पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, और पुराने लाभ हानि अनुपात में इसको बांटा जाता है। 22वां प्रश्न है वो कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर भवन के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या प्रविष्टि होगी। देखिए, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो संपत्तियां के मूल्य में वृद्धि हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते, दायित्व में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, और दायित्व में कमी होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ये देखिए, इसकी प्रविष्टि दे रखी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता। 23वां प्रश्न कहता है, नए साझेदार के प्रवेश पर दायित्व का पुनर्निर्धारण पर यदि लेनदारों में वृद्धि होती है तो क्या प्रविष्टि होगी। मैंने अभी बताया कि दायित्व में जब वृद्धि होगी तो उसको नाम पक्ष में, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, तो इसकी प्रविष्टि क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष में लिखेंगे। 24वां प्रश्न कहता है, संपत्तियों को पुराने मूल्य पर दिखाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। जब देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार ये चाहते हैं कि संपत्तियों को, जो भी संपत्तियां हैं उनको पुराने पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाए, तो इसके लिए वो स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ाते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय को किस खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुस्तकों में जो भी संचय, लाभ, हानि होती है वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटे जाते हैं। तो जो भी संचय होगा, लाभ होगा, हानि होगी, वो पुराने साझेदारों में के पूंजी खाते में स्थानांतरित होंगे, क्योंकि पूंजी खाते में इसलिए जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स में बंटते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। 26वां प्रश्न है, कौन से लेखा मानक के अनुसार केवल क्रय की ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो लेखा मानक 26 के अनुसार किया जाता है। और अभी हमने ऊपर बात की थी कि ख्याति दो प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और एक स्व अर्जित ख्याति। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि ए व बी बराबर लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति 6000 जो नगद लाने में असमर्थ है, तो ख्याति के लिए क्या प्रविष्टि होगी।
अभी हमने बात की थी कि कोई साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ हो तो उस नए साझेदार का चालू खाता खोलेंगे। तो नया साझेदार कौन है? सी है। तो सी के करंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और ए और बी लाभ हानि बराबर बांटते हुए साझेदार है और इस प्रश्न में त्याग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो पुराना अनुपात ही क्या होगा? त्याग का अनुपात होगा। तो 2H कैपिटल 2BH कैपिटल 6 को 1:1 में बांटा तो 3,000 रुपये आ गए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी फर्म में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार निजी रूप से प्राप्त करते हैं तो पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी? देखिए, जब निजी रूप से ख्याति आती है और पुराने साझेदार प्राप्त करते हैं तो पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि गुप्त या छिपी हुई ख्याति विधि का सूत्र बताइए। तो गुप्त या छिपी हुई ख्याति विधि में जो सूत्र लगता है वो ये लगता है, ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी का मतलब होता है पुराने साझेदारों की पूंजी में जो भी लाभ हानि का समायोजन करने के बाद की जो पूंजी होती है वो पूंजी लेनी है इसमें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 30 कहता है ख्याति कितने प्रकार की होती है? तो ख्याति स्वार्जित ख्याति और क्रय की गई ख्याति, ये हमने पढ़ लिया और फिर प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 31 कहता है पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हानि कौन से साझेदारों में बढ़ता है? तो ऊपर हमने बात कर ली थी कि पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ और हानि होती है वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ वाले अनुपात में बांटी जाती है। और इसको किस खाते में स्थानांतरित करते हैं? साझेदार पूंजी खाते में करते हैं। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि ए व बी 3:2 में साझेदार है। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं तो ए व बी का त्याग अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न में देखिए त्याग के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हम ये कहेंगे कि पुराना अनुपात ही साझेदारों का क्या होगा? त्याग अनुपात होगा। तो पुराना अनुपात कितना है? 3:2। तो ए और बी का त्याग अनुपात भी कितना हो गया? 3:2 हो गया। तो ये सारे प्रश्न आज की क्लास में हमने नए साझेदार के प्रवेश पर जो भी लेखांकन कार्य होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में किया है। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। इनको आप देखें, नोट करें, पढ़ें। अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अगले किसी नए टॉपिक के प्रश्न है क्वेश्चन सीरीज़ है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।